सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तानी जान, जान पाकिस्तानी जान, जान पाकिस्तानी जान, जान पाकिस्तानी जान। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन। लम्हा ब लम्हा हम आपको ये बात भी बता रहे हैं कि क्या अपडेट्स हैं, कौन कहाँ जा रहा है। अब तक आने वाली इत्तलात में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की और आसिफ अली जरदारी साहब की जो अहम मुलाकात मुतवक्के थी, उसके अंदर कुछ डिले आया है, वो आज कैंसिल हो गई है। उसकी अपडेट क्या है, ये जाहिर सी बात है हम असद से पूछते हैं। असद ऑब्वियसली वैसे तो हमारे साथ स्काइप और स्टूडियो में मौजूद है, लेकिन आई एम श्योर अपने मोबाइल से वो ज़रूर लोगों से राब्ते में होंगे। एक नई डेवलपमेंट जो आई है वो ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने जो अपनी सीट्स ये ली हैं, उसकी वजह से उनकी एक इतनी इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है कि नेशनल असेंबली में जाहिर सी बात है उनकी ज़रूरत होगी, वो अहम रोल प्ले करेंगे। अब आज ये पता चला है कि वो अभी थोड़ी देर बाद जिना ग्राउंड में जश्न का उन्होंने ऐलान किया और उसके बाद लाहौर जाने की बात हो रही है, जहां वो शहबाज शरीफ से और नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे। उनका वफ्द जिसमें मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार साहब और उसके साथ उनके दो और कामरान टिसोरी साहब भी हैं और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी हैं, तो बातचीत के लिए जा रहे हैं, सिलसिले हुकूमत के लिए तेज़ किए जा रहे हैं। असद निज़ामी, असद क्या सूरत हाल है, फिर ये क्या खबर आई है, कुछ पता किया आपने? वैसे तो आप हमारे साथ स्टूडियो में हैं, लेकिन अपने कोई मोबाइल से या कोई खबरों से जुड़े हुए ग्रुप से कि ये अचानक क्यों मुलतवी कर दी गई मुलाकात? क्या पहले MQM से मुलाकात करेंगे, बातचीत तय करेंगे और फिर शायद मिलेंगे? देखिए जी, इसका जो जवाब है वो मेरे तो ख्याल में बड़ा सादा है कि इस वक्त तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के अंदर भी एक छोटी सी टसल जो है वो चल रही है, और वो है आसिफ अली जरदारी और उनके साहबजादे के बीच में। ये तो हमने माजी में भी देखा है कि बिलावल भुट्टो साहब के बयानात जो हैं वो इस किस्म के हैं कि जी जो बुजुर्गान सियासतदान है अब उनका वक्त ख़त्म हो जाता है, अब यूथ की बारी है। तो और ये भी उनका काफ़ी क्लियर था कि उनकी तमाम जो उन्होंने पॉलिटिकल जो अपनी कैंपेन की, उनके अंदर उनका सॉफ्ट कॉर्नर जो था वो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए था और बाकी जो नून लीग के लिए वो इतना नहीं था। उसके अलावा जो अपनी खुद वो सीट इस वक्त तक हारे हैं अताउल्ला तारड़ से, उसके भी ऊपर हमें काफ़ी खदशात हैं, उनको भी हैं। शरीर मान साहिबा ने भी उसके अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने बाकी इलेक्शंस को तो कहा कि हम मान लेते हैं वो ठीक है, लेकिन ये 127 का हद का जो मसला है ये हमें कुछ ज़्यादा हजम नहीं हुआ। सो अगेन नून लीग के साथ मैं तो बहुत ही हैरान था जब मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़ा कैजुअली कहा कि जी मैं मियां शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाता हूँ कि ये मुज़ाकरात जो हैं आप करें आसिफ अली जरदारी साहब से, नॉट आई थिंक रियलाइजिंग के उस पीपल्स पार्टी के अंदर भी अगर तो उनका जो फ्यूचर है वो इस चीज़ से तय नहीं हो पाएगा कि अगर माजी की सियासत के जो मुआहदे हैं उन्हीं के ऊपर इस तरह से अमल हो जाए कि जी आप फिर से नून लीग के साथ मिल जाएं। मेरे तो ख्याल में ये मुलतवी होने का एक बहुत बड़ी वजह ये हो सकती है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं हो रही। जहाँ तक MQM की हद तक बात है, वो भी एक मुतनाज़ा किस्म की बात कराची की हद तक हो रही है कि वो, जैसे मैंने पहले जमात इस्लामी का भी जिक्र किया और ये इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो इतनी सीटें कैसे निकाल के, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाते कि हम यहाँ से बैठ के कहें जी कि वो गलत था या कुछ भी नहीं था, वो तो आने वाले दिनों में खुद ही बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन बात इतनी सी है कि इस वक्त जो पार्टी सबसे बेहतरीन पोजीशन में है 3 वजूहात से, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वो मरकज़ में भी इम्पोर्टेंस रखते हैं अपनी सीटों की वजह से, वो सिंध में तो चलें वो स्वीप कर गए हैं, वो पंजाब की हद तक भी जो उनकी 10 सीटें इस वक्त समझ आ रही हैं हमें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। सो इस वक्त वो एक इस पोजीशन में है कि वो ये भी कह सकते हैं, और मैं चाहूँगा तमाम जो हमारे दीगर पैनलिस्ट हैं वो अगर इस चीज़ पर थोड़ी रोशनी अगर डाल सकें, तो मैं तो ये सोच रहा था अगर पीपल्स पार्टी किसी से भी मिलने से इनकार कर दे तो इस वक्त जो बोर्ड हमारी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है उसके मुताबिक तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं बना सकता, तो उस सूरत में क्या होगा। और उसके साथ साथ मैं ये भी जिक्र करने से पहले बात की हो रही थी, तो हाँ जी, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से की बात हो रही थी, तो मैं उसमें थोड़ा सा अपना पॉइंट एक ऐड करना चाहता हूँ कि इस इलेक्शन के अंदर जो मुतनाज़ा हद तक गुफ्तगू हो रही है कि धांधली की भी इल्ज़ामात लग रहे हैं, फॉर्म 47 भी है, फॉर्म 45 भी है, एक सिल्वर लाइनिंग हमें नज़र आई इस इलेक्शन के अंदर जिससे PTI बहुत ज़्यादा एक चीज़ सीख सकती है, और वो ये है कि हमेशा से हमारी मुल्क की सियासी माजी जो है उसके अंदर इलेक्टेबल्स का एक नारा लगता है कि जी जितने इलेक्टेबल्स आप अपनी पार्टी में रख लेंगे उतने आप वोट्स ले लेंगे, उतना आप जीत जाएंगे। एक
बहुत वाज़ेह चेंज आया है इस इलेक्शन के अंदर। एक सियासी पार्टी जिसके ऊपर इंतखाबी निशान भी नहीं है उनके पास, उनका जो लीडर है जिसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी है वो जेल में है, उनके पास इलेक्टेबल्स नहीं है क्योंकि या तो कुछ लोग छोड़ गए हैं, या तो कुछ लोग जेल में, या तो कुछ लोग पार्टी से ताल्लुक ही कर चुके हैं। और बहुत सारी एक फहरिस्त है ऐसे अननोन लोगों की जो लड़े हैं उस बैनर के ऊपर जो इलेक्टेबल्स नहीं थे लेकिन उनको वोट पड़ा, उनको अवाम ने आके वोट डाला, और ये यकीनन अवाम का मैंडेट अच्छा, है। तो ये बाद भी अगर पीटीआई फर्ज करें, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने अच्छी बात की है, तो ये फैक्टर तो फिर पीएमएलएन के लिए भी जाता है क्योंकि देखें ना, जिस आईपीपी के साथ कॉम्प्रोमाइज पे जिन कैंडिडेट्स को उन्होंने सीट्स नहीं दी उन्होंने जाके अलग इलेक्शन लड़ लिए और वो जीत गए। तो इसका मतलब ये है कि अब ये भी एक तासुर पंजाब में बड़े वाज़े तौर पर आफ्टर आई थिंक डेकेड्स पैदा हो जाएगा कि भाई जरूरी नहीं है कि शेर के निशान पे ही ठप्पा लगेगा। अगर हमने कारकर्दगी की है या हमारे हल्के में जान पहचान है या हम कुछ कर सकते हैं तो फिर हम जीत भी सकते हैं, तो हमें शेर की जरूरत भी नहीं है। जी बिल्कुल, ये इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। और देखें, शेर की हद तक भी ये बात बड़ी हमें क्लैरिटी से नज़र आई है कि उनके साथ सेंटिमेंट नहीं था अर्बन, बट फिर भी वो कॉन्फिडेंट थे कि सीटें निकालेंगे। अब सिर्फ थोड़ा सा अगर हम कंपैरिजन कर लें कि मियां नवाज शरीफ के गढ़ में मियां नवाज शरीफ से ज़्यादा वोट जो है लाहौर के अंदर वो ओन चौधरी ने लिया आईपीपी के जी। तो इसका मतलब है कि ओन चौधरी की तो बड़ी मकबूल हैसियत होनी चाहिए पंजाब के अंदर कि जी उनको इतने ज़्यादा वोट पड़ के मियां नवाज शरीफ ज़्यादा वोट ले गए वो नहीं, और जहांगीर तरीन साहब हार गए हैं लेकिन ओन चौधरी साहब जीत गए हैं। जी, ये भी एक बड़ी एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है उनकी अपनी पार्टी के अंदर से। उसके अलावा मैं एंड में ये अगर इजाफा करता जो अपनी पिछली बात के अंदर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इससे ना सीखे और अगर तो वो फ़र्ज़ करें केपीके में तो वो बनाएंगे अभी असेंबली, ये अभी अली ज़फ़र साहब भी कह रहे थे कि हम वहाँ पे कायम करेंगे, तो अब वो चीफ मिनिस्टर केपीके में अब बातें हो रही हैं कि अली अमीन गंदापुर को चीफ मिनिस्टर रखेंगे, तो जो कि मतलब एक सियासतदान तो है, वहाँ से उनकी काफ़ी उनके रूट्स हैं वहाँ पे, बट आई डोंट थिंक वो उस तरह का चीफ मिनिस्टर इस वक्त उनकी पार्टी का जो वोटर है वो चाह रहा है। माजी में उन्होंने महमूद खान को रखा, पंजाब में उस्मान बुज़दार को रखा, उनकी कारकर्दगी से हम खासे तौर पे वाकिफ़ हैं। सो पीटीआई के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दो वजूहात से, एक तो उन्होंने ये दिखा दिया कि वो एक मेजॉरिटी पार्टी है, एक पॉलिटिकल रियलिटी है विद और विदाउट इलेक्टेबल्स, विद और विदाउट द फैक्ट कि उनका लीडर बाहर हो या जेल के अंदर हो। इस मौके को इस्तेमाल करते हुए अगर तो वो अवाम का मैंडेट आगे लेके जाते हैं अभी या आने वाले दिनों में, तो उसके अंदर उनको बड़े सोच समझ के जो है अपनी पार्टी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो करनी पड़ेगी, खास तौर पे केपी के चीफ मिनिस्टर की। और अगर मरकज में किसी किस्म की वो हुकूमत बनाते हैं तो वो कौन से लोगों को लाएंगे, कौन से लोगों को लाएंगे? ठीक है, मेरे ख्याल से उन्हीं लोगों को लाएंगे जिन्होंने इतनी मारे भी खाई हैं, थपड़े भी खाई हैं, सब कुछ उनके साथ हुआ और उसके बावजूद भी वो अपनी पार्टी के साथ खड़े तो रहे हैं ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि वो भाग गए हैं या किसी और पार्टी में शामिल हो गए हैं। पहले आपने देखा था काफ के साथ क्या हुआ, और लगारी सर आपने देखा होगा माजी में कि जब मुश्किल वक्त आता है तो इलेक्टेबल्स फौरन भाग जाते हैं। ठीक है, एक भाग जाते हैं, मतलब ये ठीक बात है ना, जब मुश्किल वक्त आता है। और हम तो ये कह रहे थे, बल्कि एक एनालिसिस ये था कि ये तहरीक इंसाफ को तो मार खाने की आदत ही नहीं है, लेकिन वो तो उल्टा ही हो गया, उल्टा वो स्टेट पे हमला आवर हो गए और उसके बाद उससे अब आगे बढ़ना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि नेशनल पॉलिटिक्स में इस वक्त जो भी मामलात होंगे, आप एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का जो वोटर है, जिसने निकलकर वोट किया है, उनको जिताने में मदद की है, दो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं दी, उसके वजूहात कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन आप उसका एहतराम तो करेंगे ना। बात यह है कि एक तो यह कि जहां वो बड़ी पार्टी हैं तो पहला हक उनका है, ठीक, और सबको ये तस्लीम करना चाहिए कि जिस पार्टी ने इलेक्शन में अददी अक्सरियत हासिल की है, हुकूमत साजी का पहला हक उन्हीं को मिलना चाहिए। दूसरी बात, ये पीटीआई के सोचने की बात यह है कि अगर वो इस सिस्टम के साथ है, अगर वो पार्लिमानी जमहूरियत पर बिलीव करती है, अगर वो इस रियासत के अंदर एक फेडरेशन के अंदर है और एक वफाकी जमहूरी पार्लिमानी सियासत के अंदर बिलीव करती है, तो उसके जहन में ये होना चाहिए कि जमहूरी पार्लिमानी सियासत जो है वो बातचीत गुफ्तगू के बग़ैर आगे नहीं बढ़ती है। आप ठीक है कि इस वक्त आपके वोटर ने आपको एक ऐसे विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा कर दिया है कि जहां पर पहली पोजीशन पर हैं आप, लेकिन अगर इस विक्ट्री स्टैंड पर खड़े होकर आप कहें कि ये अखाड़ा मैं उखा कर फेंक दूंगा, क्रिकेट का ग्राउंड अगर ग्राउंड है तो मैं सारे को कर दूंगा, मैं कुछ भी नहीं रहने दूंगा, जहाँ क्राउड बैठा हुआ इस क्राउड को उठाकर मैं भगा दूंगा, मुझे पहले
संभाल कर हर चीज़ दो, सबको मिलियामेट कर दो और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो पार्लिमानी सियासत में ऐसा नहीं हो सकता है। पार्लिमानी सियासत में आपको गिव एंड टेक भी करना पड़ता है, डायलॉग भी करना पड़ता है, गुफ्तगू भी करनी पड़ती है और आगे बढ़ने के लिए आपको दूसरों के लिए स्पेस पैदा करनी चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि दूसरों के लिए आप उनको वजारतों में शामिल करें, हुकूमत में शामिल करें, उनको साथ मिलाएं, नहीं, आप दूसरों के लिए डायलॉग का स्पेस पैदा करते हैं। अगर ये पैदा नहीं करते हैं तो फिर आप मज़ीद ऐसे ही हादसात के लिए भी तैयार रहें और मज़ीद मुश्किलात के लिए भी तैयार रहें। कैसे हादसात के लिए? क्यों अब मज़ीद हादसात क्यों होंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पार्लिमानी सिस्टम पर बिलीव है तो उसके तमाम इंस्टीट्यूशन अगर पार्लिमानी सिस्टम पे बिलीव ना होता तो फिर वो इलेक्शंस क्यों? ये आपकी अलग बात, ये बात आपकी ठीक है कि अगर मैं नहीं तो कुछ नहीं वाला, बस सिंपल कर दे इसको कि भाई मैं नहीं तो कुछ नहीं वाले रवैये से बाहर निकलना होगा। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। क्योंकि देखे ना, आपको भी मेरी आवाज आ रही है क्योंकि मैं सॉरी खड़ी हो गई थी। नहीं आवाज आ रही है। ओके, आ रही है। जो बात हम कर रहे थे वो ये था कि भाई रवैयों की तब्दीली से क्या मसला आपको मतलब है, क्या ऐसा मसला है जो हल नहीं हो सकता? सवाल सारा ये पैदा होता है कि पहले हमने ये सुना, तराजू के दोनों मुशर्रफ साहब हैं हमारे साथ और आमिर ज़िया साहब, पहले तो लगारी साहब ये सिलसिला चलता रहा कि तराजू के पलड़े बराबर करो, बराबर कर, चलो भाई बराबर हो गए, ठीक है, कुछ उन्होंने खुद कर दिए, कुछ हो गए, हाँ हो गए ना। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई जब हम रिकंसिलिएशन की बात करते हैं या हम ये कहते हैं कि आगे बढ़ने की बात करें, रवैयों को तब्दील करने की बात करें, तो तहरीके इंसाफ को, उनके सरबराहान को ये भी समझने की जरूरत है, मुशर्रफ इफ यू कैन कमेंट ऑन दिस, कि जो इतने बड़े पैमाने पे आपको वोट पड़ा है वो इसलिए नहीं पड़ा कि आप उसको लेकर रोडों पर धकेलें, वो आपको इसलिए पड़ा है कि आप उसको असेंबलीज में लेकर जाएं एंड कुछ बेहतरी पैदा करें, और वो वादे जो आप कर रहे हैं रोड पर, वो जब आपको मौका मिला है तो पार्लियामेंट में जाके आप उनको पूरा करें। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी वजह से वोट मिला है, लेकिन इससे ज्यादा इनको वोट मिला है क्योंकि कोविड में इन्होंने आपको आवाज नहीं आ रही? जी, नाउ वी कैन हियर यू। जी जस्मीन, देखिए मेरा आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं और पीटीआई को वोट मिलने की बहुत सारी वजूहात हैं और मेरा ख्याल है कि सिर्फ ये कि उनको वोट मिला है एक तरह से उनके वोटर्स ने रीअफर्म किया है जो चीजें पीटीआई खुद कहती है, क्योंकि वो जाहिर बात है अपने लीडर के और पार्टी के जो असर्शंस हैं या जो वो क्लेम करते हैं उसके रिस्पांस में ही वोट दिया गया है। लेकिन अगर आप मुझे पूछें बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन कि वो क्या चीजें कोविड के दौरान अच्छी तरह से मुल्क को चलाना या कम से कम कोशिश करना, हेल्थ कार्ड का जो सिस्टम था उसको रोल आउट करना और लोगों के लिए एक होप देना कि अगर वो बीमार होते हैं तो उनके लिए सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा, यंग लोगों को एंगेज रखना, उनको एक सेंस ऑफ बावकार पाकिस्तानी बनाने का, इन सब चीजों के हुसूल के लिए पॉलिटिकल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम और ख़ास तौर पे पैसे का लेन देन, यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू सारा का सारा जहां से पैसे आते हैं पाकिस्तान में, एक्सपोर्ट्स, रिमिटेंसेस, और फिर किस तरह पाकिस्तान खर्च करता है, इंटरेस्ट पेमेंट्स, डिफेंस, डेट सर्विसिंग, गवर्नमेंट वेजेस, पेंशंस, ये वो सारी चीजें हैं जो एक पैकेज है कि क्यों स्पेशली पीटीआई का वोटर वोट देता है इन चीजों के हुसूल के लिए। और ये मेरा सिर्फ एक जो सबसे बड़ा मेरी मुखालफत है या मेरा ऑब्जेक्शन है पीटीआई के लीडर के साथ और उनके फॉलोअर्स के साथ, वो ये कि इस पैकेज के हुसूल के लिए ये वाला जो रवैया है कि बाकी सब जीरो और हम वन, ये बाइनरी अप्रोच जो है कि सिर्फ हम हो सकते हैं क्योंकि सिर्फ हम पाक और पवित्र हैं, इससे वो अच्छी चीजें नहीं हो सकेंगी। आपको मैं ये भी नहीं कहता कि आप तस्लीम करें कि अगले अच्छे हैं, हालांकि अगले बहुत अच्छे हैं, जितने अच्छे पीटीआई वाले हैं उतने ही अच्छे पीएमएल नून और पीपीपी और एमक्यूएम और जेयूआई। बस आप मैंडेट को तस्लीम करें ना, अगर उनके पास 70 सीटें आ गई हैं और 75 सीटें आ गई हैं पीपल्स पार्टी को, तो उनके मैंडेट को भी तस्लीम करें भाई, उनको भी तो पाकिस्तान की आवाम ही वोट डाल रही है ना। लेकिन जस्मीन कैसे तस्लीम करें? अभी ट्वीट आई है एक और लीडर की, मैं इतना इन लोगों से डिसअपॉइंटेड हूं, इन्हीं की ट्वीट आई है इनके लीडर की, पीटीआई के एक लीडर की, कि सिर्फ
15 सीटें जीती है PML नून। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक पार्टी जिसने क्लियरली 100 और प्रॉबली 120 125 सीटें जीती हों, वो पार्टी क्लेम करती हो कि मैंने 180 जीती हैं, और जो पार्टी जो है अगर धांधली भी हुई है तो 85 नहीं तो 80 नहीं तो 75 सीटें तो जीती होगी ना लेजिटिमेटली। एक कॉल की तरफ जाना चाहती हूँ। अमीर मुकाम साहब मौजूद हैं और केपी की सूरत हाल पर भी वो वाज़े बात कर सकेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं अमीर मुकाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खैरियत है? आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अमीर मुकाम साहब, क्या हुआ केपी में? तो बस केपी में क्या, तो बस एक लहर हुए और वो हुआ काफी, आपने देख लिया हर जगह लोगों का बस क्या। अच्छा चले ठीक है, वो लहर थी हमने देख ली, लेकिन मुझे ये बताएं अमीर मुकाम साहब, आपकी जिम्मेदारी तो जाहिर सी बात है, याद है आपको, मैं आपके साथ शो कर रही थी और आपसे बात भी कर रही थी। उस दिन आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करके वापस आए थे, तो आपकी जिम्मेदारी केपी के हद तक भी काफी थी ना, तो वो भी एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि वहां से तो कुछ भी नहीं मिल सका, आपकी अपनी भी सीट चली गई। तो एक जो वो लहर थी, आपको जब बात कर दी है ना तो मालूमात भी आपकी होनी चाहिए। मैं जीत चुका, हाँ जीत चुके, सॉरी मैंने बन चुका हूँ, आप एमएलए बन चुके हैं पहले वाले रिजल्ट्स में, ठीक है, सीट भी चली गई। कथा कलामी माफ, माजरत के साथ, माजरत के साथ, एक में आ रहा हूँ, एक में जीता हूँ, एक में हारे हैं ना और एक में जीते हैं, चले। लेकिन वो जो लहर हारने वाली याद रही, नहीं, वो जो अमीर मुकाम साहब, वो जो लहर थी, उस हवाले से क्या ये एक वजह हो सकती है कि जो मरकजी क़यादत है उसने सारा का सारा बोझ सूबाई क़यादत पे डाल दिया PMLN की? और लगारी साहब आप भी अगर इसमें कुछ कमेंट करना चाहे, कोई केपी में जलसा नहीं किया, इतना कोई इंग्रेस नहीं किया, कोई बहुत ज्यादा दौरे नहीं किए, ये वजह हो सकती है? बात नहीं है, लीडरशिप ने जब हमने चाहा, जब उनको कॉल किए वो आए, जलसे किए हुए है। आपने मानसेरा में भी देखा और आपने स्वाद का तारीखी जलसा भी देखा होगा टीवी स्क्रीन पर, कि बिल्कुल एक रिकॉर्ड जो हमने पहले किया, अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ दिया। जैसे नवाज शरीफ साहब खुद उस जलसे में आया था, मौजूद था, वही बात की। जब भी हमने कॉल किया तो लीडरशिप ने शिरकत की, और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ कि PMLN के साथ हुआ है। आप दूसरे सारे देखते PMLN की लीडरशिप तो फिर भी पंजाब से, मगर जिनकी लीडरशिप केपी में है वो ANP को देखे, वही JOI को देखे, दूसरे पार्टियों को देखे, तो हम सबका एक ही असर हुआ है जो रियलिटी है, हकीकत बड़ी बात है अमीर मुकाम साहब, ये आपकी इज्जत इससे और एहतराम एज ए सियासतदान जाहिर सी बात है हमारी नजरों में बढ़ता है, इसलिए कि क्योंकि जब एक सियासतदान जमहूरियत रवैये के तहत वो एक्सेप्ट करता है रियलिटी को, तो फिर उसे मौका मिलता है कि वो तब्दीली के लिए या अपने बदलाव के लिए या अपनी दोबारा जीत के लिए कुछ कोशिश कर सके। चले ये बात तो हो गई, अब ये बताइएगा कि क्या लगता है आपको, कोई रवैये ऐसे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ वफाक में हुकूमत बन सके या इंडिपेंडेंट्स के साथ बातचीत होगी, क्या होगा? तो ये पाकिस्तान की सियासत में कोई बात हर पे आखिर नहीं है, सब कुछ हो सकता है। ठीक। और पीपल पार्टी के साथ हम पहले भी मखलूत हुकूमत में 14-15 महीने रहे, एक साथ ही रहे, और वो ठीक ठाक चले, तो वो बात भी हो सकती है। और अभी मुल्क की जो बहरान है, अगर हम इस तरह चीजों में पड़ जाए, रियलिटी है कि वैसे भी ये हाल है, तो हम सबको मुल्क का सोचना चाहिए और मुल्क की मफाद में मिलकर आगे जाना चाहिए। चंद लोगों के तो मुल्क की मफाद नहीं होंगे, उसका अपना एक सोच फिक्र जो आप देख रहे हैं उसका तो वही तोड़ फोड़ और ये वो मर रहा है न रहा है, मगर उनका वो जज्बाती, मगर जो लोग मुल्क के सोचते हैं, मतलब जमाती मफाद तो नहीं होता, मुल्क की मफाद को सोच कर तो एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेना चाहिए और सबको मिलकर आगे जाना चाहिए। मैं तो इतनी बात कर सकूंगा, अगर हम अब भी इस चीज में नहीं पड़ रहे तो फिर क्या असर हो। सही कह रहे हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया अमीर मुकाम साहब ने हमसे गुफ्तगू की। और अपने आप को एक बार नाजरीन के लिए करेक्ट करना चाहूंगी, अमीर मुकाम साहब एक सीट से जीते हैं और एक सीट से हारे हैं, तो वो कौमी असेंबली के मेंबर बन चुके हैं। बड़े दिल की बात की उन्होंने और बहुत ज्यादा वेरी कॉन्फिडेंटली उन्होंने ये बात की लगारी साहब, और इसके लिए उनको क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने कहा एक लहर थी, उसने स्वीप की, हम सबका क्या हाल हुआ आपने देख लिया। ये बड़ी बात है, ये मानना, और इस तरह से बिल्कुल इसी तरह से सर बैरिस्टर गौहर साहब हमारे साथ कनेक्टेड है, सॉरी उनकी मैं कॉल लेना चाहूंगी इसलिए कि वो बहुत बिजी हैं और मुश्किल से ये कॉल हमने ली है। बैरिस्टर गौहर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बैरिस्टर गौहर साहब,
जी 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 आप आवाज़ आ रही है मुझे आपको आवाज आ रही है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, जैस्मिन मंजूर अर्ज कर रही हूँ, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम सलाम, थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बैरिस्टर गौहर साहब, प्लीज वी रियली वांट टू नो क्या स्ट्रेटजी होगी पीटीआई की? जीते हुए जो कैंडिडेट्स हैं, बैक्ड है ऑब्वियसली, एक पार्टी नहीं है आपके पास, सिंपल नहीं है, मुश्किल है। दो तीन चीजें हैं जिसमें मैं क्विकली आपके कमेंट चाहूंगी। एक तो सबसे पहले ये बताइएगा कि इन इंडिपेंडेंट्स को आपने किस तरह स्कोर करना है, और किसी जमात के तौर पर या किसी चीज में, बिकॉज आपको ऑब्वियसली आईनी तौर पे यू योरसेल्फ नो कि यू नीड टू बी अंडर अ पार्टी, या आप खुद से कोई इस ग्रुप का नाम देंगे? आई मीन व्हाट इज हैपनिंग, प्लीज इस पे बताइए जरा। देखिए, जहाँ तक इंडिपेंडेंट का ताल्लुक है तो कानूनी तौर पर कोई कदगन नहीं है कि इंडिपेंडेंट हुकूमत नहीं बना सकते, तो आज़ाद भी हुकूमत बना सकते, ये तो कानूनी कोई कदगन नहीं है। लेकिन आज़ाद भी दो किस्म के होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस तरह कबाइल इलाकों में हुआ करते हैं, वो होते ही इंडिपेंडेंट है, नॉमिनेशन फॉर्म में उन्होंने आज़ाद लिखा होता है, उनको पार्टी सपोर्ट हासिल नहीं होता, उनकी एफिलिएशन नहीं होती, वो खुद बनते हैं और फिर उनके पास चॉइस है किसी पार्टी को ज्वाइन करे। हमारे नॉमिनेटेड कैंडिडेट जो थे वो पार्टी के नॉमिनेटेड थे, टिकट भी इशू हुए थे और सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन से पहले उनको आजाद निशानात अलाट कर दिए गए थे, तो वो तो पार्टी के कैंडिडेट है। इसलिए वो अगर जिस तरह हमारे केपीके में है, केपीके में अगर हम हुकूमत बनाना चाहे किसी पार्टी को ज्वाइन किए बगैर भी, तो फिर भी हम कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये होगा, फॉर इंस्टेंस अगर केपीके में हमारी मेजॉरिटी है, हम अगर किसी पार्टी को नहीं ज्वाइन करेंगे तो फिर रिजर्व सीटें जो मिलती है उसको पॉलिटिकल पार्टी, फिर उन रिजर्व सीटों का क्या बनेगा। इसलिए हमारी ये कोशिश है कि पहले हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें, हमारे कैंडिडेट उसको ज्वाइन कर लेंगे, हमें उससे रिजर्व सीटें मिल जाएगी उस पार्टी से, फिर वो जब हम चाहें किसी और पार्टी में जाना चाहें तो वो हो सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री लीडर हमारा ही होगा, इसमें हमें कोई मुश्किल नहीं है। तो ये तो है उसका हमें जो मुश्किल हुकूमत साजी में हमें किसी पार्टी को ज्वाइन होने से पहले या बाद में कोई मुश्किल नहीं है कानून साजी उसमें हुकूमत साजी। ये तो आपने केपी का बताया, लेकिन अगर आप वफाक की बात करते हैं तो फिर किस जमात से जुड़ेंगे आप, अगर आपने वहां भी रिजर्व सीट्स सिक्योर करनी है? देखिए, जब आप किसी जमात को ज्वाइन करेंगे, वहां अगर ज्वाइन करेंगे तो हमारी तो कोशिश है कि होगी कि एक ही पार्टी को ज्वाइन कर ले, लेकिन अगर दो डिफरेंट जमातें भी ज्वाइन होती है तो उसमें भी कोई कदर नहीं है। जहां तक सेंट्रल का ताल्लुक है तो सेंट्रल में रहते हुए हमारे पास इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो ये मानते हैं कि हमारे पास 100 के करीब सीट आ गई हैं, इधर ये मानते हैं इलेक्शन कमीशन भी, लेकिन हमारे पास जो फॉर्म 45 आई हुए हैं और हमने उनका डेटा क्लियर कर दिया था, तो हम ऑलमोस्ट 170 के करीब है। 170 सीट्स के करीब है नेशनल असेंबली में। हम सिर्फ मुतालबा करते हैं कि जो इलेक्शन रिजल्ट है आप प्लीज उनको रिजल्ट को मजीद डिले न करे, उनको डिक्लेयर करे। अब डिक्लेरेशन हम उनसे फकत इतना मांग रहे को इलेक्शन जो वोट पोल हो जाता है वो प्रिजाइडिंग अफसर काउंट करके फॉर्म 48 को उसकी एंट्री डालता है। फॉर्म 48 प्रिजाइडिंग अफसरान साहिबान लेकर के रिटर्निंग अफसर को देते हैं और उसकी डेटा एंट्री वो डाल देते हैं और उसको कंप्यूटर में टैली करके फाइनल रिजल्ट जनरेट करते हैं, जिसको प्रोविजनल रिजल्ट कहते हैं, और वो फॉर्म 47 पे आ रहा है। इन्होंने उन रिजल्ट को होल्ड किया हुआ है, तो रिजल्ट तो हो चुके हैं, फॉर्म 45 का रिजल्ट तो आ चुका है। इसका मतलब है कि अगर किसी एक कंस्टिट्यूएंसी में 300 पोलिंग स्टेशन है तो 300 पोलिंग स्टेशन का तो हमें नोन है, हमारे पोलिंग एजेंट तो लेके आए हैं, वो आप कंप्यूटर में क्यों कर नहीं डालते ताकि आपके पास फाइनल फिगर आ जाए। वो रिजल्ट जो हमारे पास है उसमें कौन जीता है कौन हारा है, तो ये हम उनसे यही मुतालबा कर रहे हैं कि प्लीज आप ये करें, उसके हिसाब से कौमी असेंबली में हमारे पास इंशाल्लाह कमांडिंग विक्ट्री है। अच्छा, अगर फर्ज कर लें कि जो फिगर आप कह रहे हैं वो अब ये आप कह रहे हैं, लेकिन लेट्स अज्यूम कि अगर ये फिगर नहीं होता और कमोपेश 100, 105, 110 का फिगर आ जाता है, मतलब मैं आपको डिस्प्यूट नहीं कर रही, लेकिन जो रिजल्ट्स अपलोड हुए हैं उनकी बेसिस पे मैं बात कर रही हूँ, और आने वाले रिजल्ट्स इतने ज्यादा नहीं, कुछ सीट्स तो आपने चैलेंज किए हैं, वो दोबारा मुकाबला होगा, कोर्ट्स में जाएंगे केसेस। बहरहाल इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए बैरिस्टर साहब, क्या ऑप्शन होगा आपके पास? मतलब है किस तरह लीडर ऑफ द हाउस चुनेंगे, किस पार्टी से जुड़ेंगे, किस या अगर जो आपकी बात को आगे लेके चलूं तो वो बेसिकली ये है कि उस सूरत में तो हमें ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम ज्वाइन जरूर करेंगे किसी पार्टी को। वो पर्पज आप जिस तरह मैंने पहले भी बता लिया, हम जब हुकूमत को ज्वाइन करेंगे, पार्टी को ज्वाइन करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग दी रिजर्व सीट, वो हम ज्वाइन करेंगे। हमारी पहली प्रायोरिटी यही है कि हम ऑन आवर ओन हुकूमत बनाएं, पीपल्स पार्टी के साथ, वफाक में पीपल्स पार्टी के साथ और PMLN के साथ हमारा इत्तेहाद मुश्किल नजर आ रहा है।
तो इसलिए अगर उनके साथ नहीं है तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो हम उनको साथ में ला सकते हैं, जिस तरीके से MQM है, ये अच्छा। पार्टी के साथ हम मिलाकर के पहले भी साथ चलें और कोई कोalition गवर्नमेंट बनाने में कोई हर्ज नहीं है। तो अगर हम स्ट्रांग हुकूमत बना सकते हैं, हम कोशिश यही कर रहे हैं जी। कि हम हुकूमत बनाए, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अच्छा, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है और आप श्योर हैं कि आप ये कह रहे हैं कि आप हुकूमत बनाएंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी और PMLN के साथ कोई बात नहीं हो सकती? इन दोनों के साथ फिलहाल मेरा नहीं ख्याल कि हमारी कोई कोalition बन सकती है या कोई बात हो सकती है। अच्छा, अगर हुकूमत ना बना सके तो क्या सब ऑपोजिशन में बैठेंगे और तगड़ी ऑपोजिशन करेंगे? ये बिल्कुल, वो तो सही है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऐसा है, हम वोट को बिल्कुल जरूर करते हैं, हमारा रिजर्व रखते हैं। पहले ये है कि हमारे पास मेजॉरिटी है, मैंने आज भी कहा है कि उस मैंडेट का एहतराम किया जाए। अगर आगे की तरफ बढ़ना है, ये सब कुछ भूल करके आगे बढ़ना है, तो फिर एहतराम करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इन एनी केस ये ऐसा कोई नहीं है कि जी हम वो इन मास रिजिग्नेशन करेंगे या पार्लियामेंट को नहीं ज्वाइन करेंगे, नहीं, ये हम जरूर पार्लियामेंट को ज्वाइन करेंगे और आगे चलेंगे। तो फिर आपका PM का कैंडिडेट कौन होगा? PM के कैंडिडेट पे तो अभी फैसला होगा, लेकिन जो इमरान खान साहब डिसाइड करेंगे वही कैंडिडेट होगा। अभी तो फिलहाल कुछ भी डिसाइड हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर गौहर साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने बड़े वाज़ेह गुफ्तगू की। अच्छा, बैरिस्टर जफर साहब की गुफ्तगू थोड़ी डिफरेंट थी, लगारी साहब, बैरिस्टर गौहर साहब की थोड़ी डिफरेंट थी। ये अलबत्ता उनका आई थिंक एक बड़ा जायज़ नुक्ता है। आमिर ज़ैद साहब, आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं? जनाब मैं तो छोड़ के ही नहीं गया, हमेशा मैं आप लोगों के साथ। नहीं, आप बीच में गायब हो गए थे ना, कोई चाय पानी के लिए? चाय पानी नहीं, वो कुछ और। अच्छा, वो इम्पोर्टेंट टेलीफोन कॉल्स होंगी ना इधर की उधर। जी। तो आमिर भाई, बैरिस्टर गौहर साहब की गुफ्तगू सुनी आपने? जनाब मैंने सुनी। अच्छा, तो अब ये जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, इस मौक़िफ़ को देखते हुए, पहले वो ये कह रहे हैं कि मैंडेट तस्लीम करें, दूसरा उन्होंने वाज़े कह दिया कि इस वक्त तक इन दो पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं हो सकती, लेकिन बता भी दिया कि MQM से हो सकती है, और कह रहे हैं कि हम किसी पार्टी से तो ज़ाहिर है जुड़ेंगे क्योंकि हमें रिजर्व सीट्स अपनी जो है वो कैच करनी है, और वो कह रहे हैं पार्लियामेंट का हिस्सा हम रहेंगे और पार्लियामेंट के अंदर ही करेंगे, चाहे ऑपोजिशन हो, लेकिन प्रायोरिटी हुकूमत बनाना है। ये बड़ा, मैंने जैसे शुरू में ही कहा था ना कि बहुत ही दिलचस्प भी है और पेचीदा भी खेल है, और सारे के सारे खिलाड़ी मुश्किल में है। अब ये कहना आसान है कि जी हम किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। अगर आप किसी पार्टी में चले जाते हैं, किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, जो फर्ज करें एजाजुल हक साहब की पार्टी में जाते हैं, वहदतुल मुस्लिमीन में जाते हैं, MQM में तो जाना मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन चलें तो आप फर्ज कर लेते हैं, लेकिन MQM को आप हटा दें। इन छोटी जमातों में अगर आप जाते हैं तो इनका पूरी कॉम्प्लेक्शन बदल जाएगी और PTI डाइल्यूट होगी। ठीक। अब ये कितना बड़ा एक लीप ऑफ फेथ है, क्योंकि जब आप बात करो हफ्तों दिनों की नहीं कह रहे, सालों महीनों की बात कर रहे हैं ना, उसमें PTI का अपना तशख़्ख़ुस क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, फिर जब आप हुकूमत बनाने के पेचीदा अमल में जाते हैं तो उसके अंदर जाहिर है कि आप क्या करो, आप एक कमज़ोर हुकूमत बनाने जा रहे हैं जिसमें माइनस नून लीग और माइनस पीपल्स पार्टी है। इन दोनों की नशिस्तें मिलाकर आप देख लें भाई 70 एक की हैं, 50 एक की हैं, ज़्यादा ही हैं, इनसे 120 123 हो जाती हैं, और उसके बाद जब इनके वो आएंगे रिजर्व सीट्स होंगी तो और ज़्यादा होंगी, ठीक है ना। तो आप बहुत ही कमजोर फ्रिजाइल हुकूमत होगी आपकी PTI की। तो अगर ये उस रास्ते पे जाते हैं तो उस हुकूमत को चलाना जो है मेरे ख्याल में एक बड़ा ही मुश्किल काम होगा। फिर उससे पहले आपको एक और काम करना पड़ेगा। उससे पहले आपको ना सिर्फ मतलब है जो आपका इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपका खिंचाव है उसको आप कैसे कम करते हैं, वो बड़ा की है कि जब तक आप इदारों के साथ के लिए काबिल कबूल नहीं होते, क्योंकि अभी तक तो बड़ा नाराजगी चल रही है ना। बिल्कुल। और हमें इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को जो है एक उसमें आना है, मैं कहूँगा बैलेंस में आना है, तवाजुन में आना है। तवाजुन में आने के लिए आपको पीछे हटना पड़ेगा बहुत सारे फरीकों को। बेशक। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जब फरीक पीछे हटते हैं तो आप ये करते हैं जिसकी वजह से, मतलब अगर फर्ज नून लीग है, नवाज शरीफ पीछे हटें, इमरान खान अगर एक बुनियादी तजाद बने हुए तो भाई ठीक है, आपको मिशन से दिलचस्पी होती है तो वो खुद पीछे हटे, कोई और सामने आ रहा हो। तो आपको जब तक इस तरह के गिव एंड टेक नहीं होंगे मामले आगे बढ़ेंगे नहीं। तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। अगर हाँ इनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये होगा एन ब्लॉक बैठकर ये अच्छी हुकूमत करा सकें, ऑपोजिशन वो इनके लिए ज्यादा वो होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता। लेकिन मुझे बताइए ना आमिर भाई, कौन इलेक्शन में जाता है ऑपोजिशन में बैठने के लिए? हर बंदा हुकूमत बनाना चाहता है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि शायद स्टेबल हुकूमत नहीं होगी, लेकिन हम ये क्यों, ये आप एक एक्चुअली जो बुनियादी बात है ना वो ये है कि पाकिस्तान, मुझे इसका जवाब दे रहे थे। जी दे दे। ये आपने सवाल किया सियासतदानों वाला
मैं जो ये पूरा तजिया पेश कर रहा हूँ, मैं सहाफियों वाला करूँ जो असूल की बुनियाद पर है कि भाई आप बजाय टेढ़े पेढ़े काम करने के आप अच्छी हुकूमत में बैठे, लेकिन जाहिर सियासतदान किसी और तरह से सोचते हैं, जाहिर सी बात है, वरना वो सहाफी होते हैं ना। तो वो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि असल मकसद ये होता है कि जी इख्तिदार में कैसे आया जाए, हर पार्टी के एजेंडे पर ये होता है। और इख्तिदार, अच्छा फिर वो ये भी सोच रहे अगर हम इख्तिदार में आ जाते हैं लूला लंगड़ा इख्तिदार से ही, तो क्या हम इमरान को फैसिलिटेट कर सकते हैं, इमरान खान को? मतलब ये एक सवाल होगा उनकी। जाहिर है अगर उनका वजीर आजम आ जाता है, केपी में उनकी हुकूमत आ जाती है, तो एक पावर पॉलिटिक्स में वो आ जाते हैं, तो एक प्रेशर के तौर पर तो इमर्ज होंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ उससे क्या होगा, उससे बात ये होगी कि अभी जो सूरत हाल है मजीद पेचीदा गंभीर तो होना ही चाहिए कि बजाय कहते हैं ना कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई सोल्यूशन तलाश करें, उसमें हमारे इदारे अपना किरदार अदा करें, हमारी मरकजी सियासी जमातें करें और एक तवाज़ुन लाए पाकिस्तान की सियासत में, अपने तज़ादात को हल करें। क्योंकि अभी ये लग रहा है कि अभी तक वो मूड है कि जी माइनस PTI माइनस खान, उधर से सोचा जा रहा है माइनस नून लीग माइनस पीपल्स पार्टी। आमिर भाई, अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुरे लगे जी ठीक है, अमीनुल हक साहब से गुफ्तगू करेंगे, MQM पाकिस्तान से वो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अमीनुल हक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अमीनुल हक साहब, ये बड़ी विक्ट्री थी, वापस आपने अपनी पोजीशन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने गेन की, ये बड़ी खुशाइन बात है और बड़ी अच्छी बात है। इस पे ऑब्वियसली आपको मुबारक दे सकते हैं, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो जीती हैं उनको भी। अब अमीनुल हक साहब ये बताइएगा कि क्या सोच रही है MQM पाकिस्तान? मतलब है आज मैंने सुना है कि लाहौर भी जा रहे हैं, शायद PMLN की सीनियर लीडरशिप से कोई मुलाकात होगी। जरा थोड़ी पॉलिटिकल सिचुएशन वाज़ह करें कि आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त? देखिए, MQM पाकिस्तान और PMLN का मेरा ख्याल है पिछले 2 महीने से गुड रिलेशनशिप मौजूद है। और आपको याद होगा कि 1.5 महीना पहले MQM का वक्त लाहौर भी गया था और लाहौर से भी PMLN का वक्त कराची आके मुलाकात की थी जी। और इस मुलाकात में हमने क्या एजेंडा रखा था? हमने एजेंडा रखा था कि यस, हर सूरत में लोकल गवर्नमेंट को डिसेंट्रलाइज करना। और इसी नुक्ते की बुनियाद पे दोनों सियासी पार्टियों ने क्या कि अपने अपने मंशूर में इसको हिस्सा भी बनाया है। खुशाइन बात थी ये जी। और मैं समझता हूँ कि यस अगेन जो सूरत हाल मैं समझता हूँ 8 फरवरी को उभर कर आई है कि MQM पाकिस्तान एक मजबूत आवाज के साथ, तवाना आवाज के साथ शहरी सिंध में अपनी ताकत का मुजाहरा किया है। तो मैं समझता हूँ इससे भी अवाम के एतमाद में इजाफा हुआ है। और इसी चीज को देखते हुए जो हमारी 17 सीट बनती है कौमी असेंबली के अंदर है, वो हमारी मैं समझता हूँ कि हुकूमत साजी में हर सियासी पार्टी की जरूरत बन जाती है। बेशक इसी हवाले से आज MQM का आला सदर खालिद अंगुल सिद्दीकी की क़यादत में लाहौर रवाना हुआ है। सियासी हिकमत अमली पे गुफ्तगू होगी और यकीनन मेरा ख्याल है कि MQM कोई गवर्नरशिप की कोई वजारत मुशीर की बात नहीं करेगी, बल्कि वो एजेंडा है जो माजी में भी हम 1.5 महीने पहले डिस्कस किया था, उसी टॉप एजेंडे पे डिस्कस की जाएगी। और मैं समझता हूँ कि जो भी सूरत हाल होगी 1 या 2 दिन में वाज़ा हो जाएगी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है अमीनुल हक साहब? आज हमने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। चले पहले मैं ये बैरिस्टर गौहर वाला सवाल कर लेती हूँ। लगारी साहब, आप भी कुछ अगर पूछना चाहें, अगर आप अमीनुल हक साहब से कुछ पूछना बात करें, आप सवाल करें। जी जी, मैं ये पूछ रही थी कि बैरिस्टर गौहर साहब से मेरी अभी बात हो रही थी, तो उन्होंने ये बात की कि देखिए वो जीत कर आए हैं तो जाहिर सी बात है, और बड़ी आपको पता है इस वक्त वाज़े मतलब सबसे बड़ी पार्टी की सीट उन्हीं के पास है, चाहे इंडिपेंडेंसी से ही। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी हम हुकूमत बना सकते हैं, बनाना चाहेंगे, हमारी पहली प्रायोरिटी है, हम किसी पार्टी से जोड़ेंगे रिजर्व सीट्स को। और उन्होंने ये इंडिकेट भी नहीं किया, वाज़े तौर पर कहा कि MQM पाकिस्तान से हम बात कर सकते हैं और बात करना चाहेंगे। तो अभी कोई राब्ते हुए हैं या हो सकते हैं आपकी तरफ से? हाँ देखिए, MQM पाकिस्तान शहरी सिंध की एक बड़ी सियासी पार्टी है और जो जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक चलती है। और तरीक़ेकार ये है कि यस, MQM के दरवाजे तमाम सियासी पार्टी के लिए खुले हुए हैं। जो सियासी पार्टी MQM से मुज़ाकरात करना चाहती है, हम खुले दिल खुले ज़हन के साथ उनके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे। और अगर मैं समझता हूँ कि आज ये जहन उनका डेवलप्ड हो रहा था, अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात ये भी साथ साथ है कि MQM ऑलरेडी PMLN के साथ इंगेज भी है। और मैं समझता हूँ इंगेज किस लिए, मतलब कोई जाती बेनिफिट के लिए नहीं, बल्कि मुल्क में जमहूरी रवायत को कायम दायम रखने के लिए, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए, पाकिस्तान की मजबूती और बिलखसूस शहरी सिंध के अवाम को बेहतरी के लिए। तो मैं समझता हूँ कि यस, जो सियासी पार्टी MQM से मुज़ाकरात करना चाहे, MQM के दफ्तर हैदराबाद तशरीफ लाए, हम उनके साथ बैठेंगे। और आपको अगर वो अपने साथ शामिल होने की दावत दे तो इस पर आप सोच सकते हैं, क्योंकि अगर आप PMLN के साथ बातचीत करने जा रहे हैं तो आपको ये तो पता होगा आपकी 17 सीटें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि उनके पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है तो उन्हें तो खुद एक और बड़ी पार्टी की जरूरत है जो पीपल्स पार्टी होगी।
देखिए मेरा ख्याल है कि ये इन तमाम चीज़ों का जो पॉलिसी मेकिंग डिसीजन है एमकेएम की राब्ता कमेटी अलग से बॉडी है और उसमें फैसला होता है। फिर एमकेएम जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक आगे बढ़ती है। पहले राब्ता कमेटी मशावरत करती है, फैसला करती है और फिर जनरल एमकेएम का अपना जनरल वर्ग का इजलास बुलाती है, उनके सामने रखती है, उनसे तौसीक़ हासिल करती है, फिर फैसला करती है। एज फार एज द पीएमएलएन इज कंसर्न्ड, यस राब्ता कमेटी मशावरत कर चुकी है। मेरा ख्याल है इसी तरीके से जनरल वर्ग के इजलास से भी उनसे तौसीक़ कराई गई है। अगर कोई नेक्स्ट स्टेप आएगा तो ऐसा इन तमाम चीजों को दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। अच्छा अमीनुल हक भाई, एक सेकंड, आमिर ज़िया साहब हमारे साथ यहाँ ट्रांसमिशन में हमारे सीनियर तरीन एनालिस्ट मौजूद है, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी आमिर भाई, गो अहेड। जी अमीनुल हक साहब, एक बड़ा बुनियादी सवाल है कि पीडीएम 2 गालिबन बनने जा रही है, उसी तरह के इत्तेहाद होगा कि जी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसमें गिव एंड टेक होगा। एमक्यूएम ने जब पीडीएम 1 को सपोर्ट किया था, बहुत सारे दोस्त आप लोगों से सवाल करते हैं और बिल्कुल वो है कि जी जो आपके बुनियादी मुतालबात थे उनमें से बहुत सारे पूरे नहीं हुए और आपको जिन चीज़ों का आप मुतालबा कर रहे हैं, मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपका तजाद बनता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। तो किस तरह से आप उसको हल करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात को बेहतर किए बिना जो है वो कैसे अर्बन सिंध को, पूरे शहरी सिंध को, हैदराबाद हो, कराची और दीगर हमारे शहर सिंध के, वो उनको कैसे उनके हकूक दिलवाएंगे? देखिए आमिर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं समझता हूँ कि 2022 गालिबन 30 मार्च के एमकेएम पाकिस्तान दोपहर के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग हुई पीटीआई के साथ खिलाफ, और उसके बाद 22 अप्रैल को हुकूमत साजी का जो हुआ 2022 में, उसको हुकूमत का हिस्सा बनी थी। वो 16 महीने का हिस्सा था जो 8 अगस्त को खत्म हुआ। मैं समझता है एमकेएम की गुड वर्किंग रिलेशन पीएमएलएन के साथ रही है और उस मेरा ख्याल है 16 महीने के अंदर यकीनन एमकेएम पाकिस्तान ने पीएमएलएन को हर मौके पर ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की और कराची के जो मसाइल थे, बिलखसूस K4 का मंसूबा था जो पहले सबाई हुकूमत की नहाली के बिना पे खत्म हो रहा था 26 अरब रुपए की लागत से, हम उसे 126 अरब रुपए पर लेकर गए और उस मंसूबे को पाए तकमील से जारी वो सारी है। फिर आपने देखा कि सेंसस के हवाले से एमकेएम का अपना एक प्रिंसिपल स्टैंड था कि हर सूरत में सेंसस का इनेकाद कराया जाए। तो उस वक्त पीएमएलएन हुकूमत ने हमें सपोर्ट किया। हमने कराची के 70-72 लाख आबादी को बाजियाब कराया, कराची की सीट 21 से बढ़ा के 22 कर दी, 44 से बढ़ाकर सूबा असेंबली के 47 कर दी और फिर इसी तरीके से हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मसला हल हुआ, वाइस चांसलर अपॉइंट हो चुके हैं, आजकल पे क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ग्रीन लाइन के मंसूबे पे बेहतरी आई है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी वर्किंग रिलेशन उनके साथ थी। मेरा ख्याल है मुस्तकबिल में भी ये मामला आगे बढ़ सकता है। एज फार एज द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज कंसर्न, मेरा ख्याल हम पीडीएम में हिस्सा तो नहीं थे लेकिन हमने उनकी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद एमकेएम पाकिस्तान सिंध हुकूमत का हिस्सा नहीं बनी थी। मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों पे अगले 1-2 दिन के अंदर जो वायदा पॉलिसी एमकेएम की आ जाएगी कि एमकेएम को आगे कैसे बढ़ना है। मैं समझता अभी तो हम कल, अच्छी बात है कि कल एमकेएम पाकिस्तान कराची जिना ग्राउंड के अंदर, यस जिना ग्राउंड अजीजाबाद में जश्न मनाने जा रही है। मेरा ख्याल हम जश्न मना के फारिग हो तो मेरा ख्याल इन तमाम चीज़ों पर भी गौर किया जाएगा। एक सवाल वो मेरे ख्याल में जैस्मीन ने अगर करना लिया हो, क्योंकि मैं जरा सा इधर उधर घूम रहा था, वो ये सवाल है कि ये जो अभी जो इसके पीटीआई के जो चेयरमैन हैं गौहर साहब, उन्होंने फरमाया कि जी एमक्यूएम के साथ भी हम शामिल हो सकते हैं, एमक्यूएम के साथ भी हमारा, आप किस तरह से देखते हैं? पीटीआई के साथ आप लोगों ने माजी में काम किया तो उनकी तो उम्मीदों के बहुत सारे मराकज़ में एक आप भी हैं। जी देखिए आमिर, ये सवाल भी अभी इससे मिलता जुलता सवाल अभी जैस्मीन ने किया है, लेकिन मैंने कहा कि एमकेएम बड़ी शहरी सिंध की बड़ी सियासी पार्टी है। एमकेएम जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक आगे बढ़ती है और उसके लिए एमकेएम के दरवाजे तमाम सियासी पार्टियों के लिए खुले। कोई भी सियासी रहनुमा सियासी पार्टी एमकेएम के घर पर आती है, हैदराबाद आती है, हम उनके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे और मुल्क की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, जमहूरी रवायत की बेहतरी के लिए और पार्लियामेंट को मजबूत बनाने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि दरवाजे बिल्कुल खुले हुए हैं, कोई भी सियासी पार्टी राब्ता करना चाहे कर सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अमीनुल हक साहब से गुफ्तगू कर रहे थे मुतहमन पाकिस्तान का, इंडिपेंडेंस का, तहरीके इंसाफ का, पीएमएलएन का, सबका मौक़िफ़ आ चुका है। अभी तक हमने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ नहीं लिया। आई थिंक कि बिजी हैं वो लोग या क्या सिचुएशन है, बट बहरहाल लगारी साहब, अब आप ने देख लिया होगा कि ये 17 सीटें जो हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं और फिर जैसे बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि हमारी कोशिश ये है कि हम हुकूमत बनाने जाएं और हम हुकूमत बनाने जाएंगे, कोशिश करेंगे। बात की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या हमें ये ज़रूर देखना है। मेरे ख्याल में असल निज़ामी साहब भी बता सकेंगे और आमिर साहब भी।
बात यह है कि जब आप इलेक्शन में जाते हैं और इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान किया जाता है तो आपको एक लिस्ट शायद इलेक्शन कमीशन में देना पड़ती है कि हमारी प्रायोरिटीज़ ख़वातीन की नशस्तों के लिए और अक़लियतों की नशस्तों के लिए ये है। और शायद PTI ने जब उसका निशान नहीं गया था, शायद हो सकता है कि उसने भी अपनी एक लिस्ट दी हो। क्या वो लिस्ट मानी जाएगी कि यही लिस्ट जो है उसको माना जाएगा, क्योंकि नई प्रायोरिटी शायद सेट नहीं की जा सकेंगी, वो पहले ही दी जा चुकी होती हैं कि जनाब ये लोग जो हैं हमारी ख़वातीन, हमारे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर ख़वातीन जो हैं वो ये ख़वातीन आएंगी हमारी नुमाइंदगी के लिए और अक़लियती अरकान ये आएंगे हमारी नुमाइंदगी के लिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि अगर वो किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उन्होंने एक और जमात के नाम से अपनी लिस्ट जमा कराई होगी। अब नई जमात की लिस्ट के तौर पर वो कैसे उसमें जमा करवाएंगे कि जनाब वो लिस्ट जो है इधर कन्वर्ट कर दी जाए, हमारा नाम भी उधर भेज दिया जाए, हम अपना नाम दस्तबरदार हो रहे हैं लेकिन हमारी लिस्ट उधर शामिल कर दीजिए, ये कैसे हो सकेगा? यह एक बहुत बड़ा पेचीदा मसला होगा कि वो ख़वातीन की नशस्तें जो बड़ी तादादें और मदद दे सकती हैं PTI को भी, और जो PTI जहाँ जाना चाहती है वहाँ भी हुकूमत बनाने के लिए। हाँ जी, तो ये हुकूमत साजी के लिए एक बड़ा मसला होगा, क्योंकि ख़वातीन की नशस्तें सूबाई में भी और कौमी में भी वो इस तरह से नहीं होंगी सेफ के जनाब वो उनको मिल सकें। अब दो सूरतें हो सकती हैं, एक तो ये है कि वो पहले अपना ग्राउंड बना लें कि किन किन लोगों के साथ हमने डायलॉग करना है, किन किन लोगों के साथ हमने मिलना है। ये नेचुरल बात है, जैसे और लोग भी ये समझते हैं कि वो PMLN के साथ किसी सूरत में नहीं जा सकते, और इस वक्त तक तो ये है कि वो PTI पीपल्स पार्टी के साथ भी नहीं जा सकते। तो उसका उनका सेकंड ऑप्शन क्या होगा, थर्ड ऑप्शन क्या होगा? क्योंकि वो तो हमेशा प्लान A, प्लान B, प्लान C, प्लान D ये सारे प्लान बना कर रखते हैं। तो अब ये प्लान उनका नेक्स्ट जो है वो क्या है कि ख़वातीन की नशस्तें और अक़लियतों की नशस्तें कैसे सिक्योर करेंगे, इनका इस वक्त सबसे बड़ा मसला। चले इस ट्रांसमिशन में लास्ट 5 मिनट है हमारे पास, तो हम सबसे अपना मौक़िफ़ ले लें। असद, आप काफ़ी देर से खामोश थे, हम थोड़ी कॉल्स भी ले रहे थे ताकि पॉलिटिकल अपडेट्स आती रहे। अभी आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की गुफ्तगू सुन ली है, और जो हम स्क्रीन पे इस वक्त रिजल्ट देख रहे हैं उसमें पंजाब में बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है। PMLN की और इंडिपेंडेंट्स जो कि तहरीक इंसाफ बैक्ड है उनकी तकरीबन सीट्स इक्वल हो गई हैं, 137-137। जी बिल्कुल पंजाब की हद तक कल से जो सारे मामला चल रहे हैं उसमें यही नज़र आ रहा है कि जैसे नेशनल असेंबली की सीट्स के ऊपर इंडिपेंडेंट्स ने काफ़ी बढ़तरी हासिल की है, उस तरह पंजाब के अंदर भी उन्होंने काफ़ी डेंट डाला है, जो कि लग रहा था कि PMLN जो है वहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग आएंगी। सो इसके अंदर जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि अब अगर तो ये गैर हतमी नताइज जो हैं ये तब्दील हो जाते हैं हतमी नताइज में और इस चीज़ को तस्लीम कर लेते हैं तमाम पोलिटिकल पार्टीज़, तो पीपल्स पार्टी का रोल फिर से बहुत ज़्यादा वाज़ेह होता है इवन इन पंजाब। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए मेरे नज़दीक कि पीपल्स पार्टी जो है वो किस तरफ अपनी लीनिंग दिखाती है। लेकिन जैसे भी बैरिस्टर गौर साहब मौजूद थे हमारी ट्रांसमिशन पे, उन्होंने तो वाज़ेह तौर पे कह दिया कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या फिर नून लीग से किसी सूरत में हम मिल नहीं सकते। तो इसके बाद पीपल्स पार्टी का जो एक, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब शायद उस तरफ ज़रा ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, लेकिन वहाँ से अगर पहले से ही ना आए तो फिर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बड़ी एक संगीन किस्म के इशू का सामना करना पड़ेगा कि आया वो इस दफ़ा हुकूमत बनाना चाहते हैं सिर्फ सिंध में, वो हुकूमत बनाना चाहते हैं वफाक के अंदर भी और सिंध के अंदर भी, या वो इस दफ़ा ऑपोजिशन करना चाहते हैं। एंड अगेन वो मैं उसी सवाल पे जाता हूँ कि मुझे इस वक्त समझ नहीं आ रही कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल असेंबली की हद तक जो बोर्ड है, अगर तो पीपल्स पार्टी अपना रोल अदा नहीं करती और नून लीग से मुज़ाकरात उनके नहीं कामयाब होते, जैसे उनकी मुलतवी होगी है नवाज शरीफ साहब से मीटिंग, सो गवर्नमेंट कैसे बन रही है इस मुल्क के अंदर, और इससे और बड़े मसाइल पैदा होंगे। जितनी देर गवर्नमेंट नहीं रहेगी उसके अंदर और मसले होंगे। अब इलेक्शन को हुए 3 दिन हो गए हैं, आज ही मैं किसी जिक्र कर रहा था जी कि 3 दिन हो गए हैं, तो उन्होंने मेरी याद दहानी कराई कि 2018 में भी 3 दिन के बाद ही जाके मामला जो थे वो सारे तय हुए थे, लेकिन उससे पहले 2013 जहाज उड़ रहे थे, इस वक्त इतने जहाज नहीं उड़ रहे। जी जी
हाँ, इस वक्त जहाज नहीं उड़ रहे, कुछ और ही उड़ रहा है, मतलब हवा किस तरफ जा रही है उसकी हमें समझ नहीं आ रही। लेकिन ये सारा कुछ जो है ये एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी पैदा करता है, ये बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी एक अनसर्टेनिटी पैदा होती है, और ये किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है। और इसका कसूरवार अगर ठहराया जा सकता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। लास्ट 2 मिनट से आमिर भाई 1 मिनट में आपको दे रही हूँ कि आप भी अपना वाइंड अप कर दें कि ये जो चूचू का मुरब्बा बन चुका है, बड़ी ज्यादा कंफ्यूजन है, तो ये अब पता नहीं, देखें क्या होता है कल तक परसों तक। नहीं, आपने बड़ा अच्छा इस्तिआरा इस्तेमाल किया, चूचू का मुरब्बा। लेकिन जो दिलचस्प बात ये कि सियासत में जो है आप इबाम रखते हैं बाज़ औक़ात जी, और ये मैं कहूँगा पीटीआई के दोस्तों की मासूमियत है कि वो हर बार बड़ी दो टोक बात कर देते हैं। सही बात है। अगर जरा सा भी इनको कहते हैं पतंग को ढीला ही करना आता, तो कहते जी हर किस्म की आप बहुत ज्यादा बात ना करें, नाम लेके बात ना करें, लेकिन ये कह सकते थे जनाब हर तरह की इम्कानात हैं जी, और हम सबसे बात करने को तैयार है। तो उसमें होता ही ये कि अगर आप चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एकदम एक दूसरे के कहते हैं गले से गले ना मिल जाए वो, तो उसमें जरा सा आप तातुल डाल देते। मुझे नहीं पता किस तरह की सियासत ये क्या सियासतदानों वाली जबरदस्त तज्जिया किया आपने आज आमिर भाई। मासूम सी बात की उन्होंने, समझ में लगानी साहब का सब वो है करम है, उनके साथ उठता बैठता हूँ तो मैं सीखता रहता हूँ। तो इनको करना ही चाहिए था, कम से कम ऐसे ही झूठे मुंह कह देते। सही कह रहे हैं। हम अभी सोच रहे हैं, गौर कर रहे हैं, बदले हुए हालात हैं, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, हम पे बड़ा जुल्म हुआ है, तो हम उस जुल्म से खात्मे के लिए जो हमें हमसे अच्छी बात करेगा, जो हमें उम्मीद दिलाएगा कि जो मुबैना तौर पे हम पे झूठे केसेस, तो उन्होंने ऐसी बात भी नहीं की, तो मेरे डायरेक्ट ही ना कर दिया। तो वो जो सही कह रहे हैं आप आमिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बिल्कुल हमारे पास नहीं है, तमाम शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। नाज़रीन, बोल की तो ट्रांसमिशन जारी रहेगी। अब 9 बजे की खबरों का भी वक्त हुआ जाता है। आप देखें कि मुल्क में क्या हो रहा है, क्या अपडेट्स है, अपना ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।